हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। पिछले लेक्चर में हमने क्या कोशिश कर रखा था कि एक बार में ही सारा चैप्टर ख़त्म हो जाए, ठीक है। लेकिन इस बार मैंने उसको हाफ हाफ कर रखा है। क्यों? क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता था, तो आप भी कुछ लोगों ने कमेंट कर रखा कि नहीं सर बहुत बड़ा वीडियो हो जा रहा है, एक साथ देखने में दिक्कत होती है, तो आप इसको थोड़ा थोड़ा छोटा कर दीजिए, ज़्यादा नहीं। तो मैंने इसको 2 पार्ट में कर दिया है, ठीक है। अब आपको जो भी वीडियो मिलेंगे वो एक चैप्टर के 2 पार्ट मिलेंगे, बस 2 पार्ट में आपके सारे चैप्टर फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। तो हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आया चैप्टर, समझ लीजिए चैप्टर क्या है। चैप्टर हमारे पास है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, मूविंग चार्ज मतलब चार्ज को क्या करवाना है, मूव करवाना है, ठीक है। और चार्ज को हमने जैसे ही मूव करवाया तो उसकी वजह से क्या आएगा, इलेक्ट्रिक करंट आएगा। एंड मैग्नेटिज्म, तो 100% इस चैप्टर का मतलब क्या हुआ, चार्ज को मूव करवाएं, चार्ज के मूवमेंट से करंट आया और उस करंट की वजह से क्या आया, मैग्नेटिक फील्ड आई, ठीक है। तो 100% इसी चीज़ को हमें स्टडी करना है कि जहाँ कहीं भी करंट होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, अलग अलग शेप के हमारे पास करंट कैरिंग चीज़ें होंगी, उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में एंट्री किसने मारी, ऑस्टर्ड ने मारी, ठीक है। ऑस्टर्ड एंट्री करते ही क्या बोले कि अगर हमारे पास कोई चार्ज बॉडी है जिसमें करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, हमारे पास कोई ऐसी बॉडी है जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है, तो उसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। अगर कोई बॉडी है जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये किसने बताया, ऑस्टर्ड ने बताया, ठीक है। इन्होंने डिफरेंट अपने एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं। उन्होंने क्या क्या वायर लिया, वायर में करंट को फ्लो कराया और उसके पास जब ये मिडिल क्या मैग्नेटिक नीडल लेकर के गए तो मैग्नेटिक नीडल में इन्होंने देखा कि डिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है। कोई हमारे इनके पास करंट कैरिंग वायर था जिसमें करंट का फ्लो करवा रहे थे और इसके पास मैग्नेटिक नीडल लेकर के गए तो मैग्नेटिक नीडल में इन्होंने क्या देखा कि डिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब मैग्नेटिक नीडल ऐसी थी तो उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, चाहे इधर चाहे इधर डिफ्लेक्शन हो रहा था। तो इन्होंने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है यार, क्योंकि इसके चारों तरफ ले जाने में मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन क्यों आ रहा है। मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन तो तभी आना चाहिए था जब वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होता, मैग्नेटिक फील्ड में जाने पर ही मैग्नेटिक नीडल पे फोर्स लगता जिसकी वजह से उसमें डिफ्लेक्शन आता। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि नहीं, इस चार्ज में कुछ दम है। फिर 3-4 बार कई बार इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया तो इन्होंने देखा कि नहीं, ये बार बार इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है और उन्होंने वहीं से ला दिया कि हर एक करंट कैरिंग वायर अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। डन है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, कैसे होगा, तो ये सारी चीज़ें बताने के लिए राइट हैंड थंब रूल दिया गया। क्या, राइट हैंड थंब रूल दिया गया। ये राइट हैंड है, इसका जो थंब है ये करंट की डायरेक्शन को शो करेगा, राइट हैंड थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन को शो करेगा, बाकी के 4 फिंगर हमारे जो हैं वो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगे, ठीक है। समझ में आया राइट हैंड थंब रूल। हमारा थंब करंट की डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है, थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन को शो करेगा और इसके चारों तरफ ये हमारे जो 4 फिंगर्स टर्न हो रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगे। डन है, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट और राइट हैंड थंब रूल। अब बात आती है कि अगर इस करंट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। डन है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एंट्री किसने मारी, बायो-सेवर्ट ने मारी। बायो-सेवर्ट बोले मैं इसको डिफाइन करूंगा कि उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या कर रखा, बायो-सेवर्ट लॉ। ध्यान से देखिएगा, बायो-सेवर्ट लॉ, बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक है, बायो-सेवर्ट लॉ। इन्होंने एक वायर लिया, ध्यान से देखिएगा, एक वायर लिया जो इनफाइनाइट लेंथ का था, बहुत बड़ा वायर था, ठीक है। इस वायर में इन्होंने आई करंट को क्या कर दिया, फ्लो करवा दिया। इस वायर में इन्होंने आई करंट को फ्लो करवाया और इस वायर से थोड़े से डिस्टेंस आर पर इन्होंने एक पॉइंट लिया, ठीक है, आर डिस्टेंस पर इन्होंने एक पॉइंट पी लिया, कोई समस्या नहीं, जिसका एंगल कितना था, थीटा था, ठीक है। थीटा एंगल पर इन्होंने एक पॉइंट पी लिया, कितना डिस्टेंस था, आर डिस्टेंस था, ठीक है।
अब इन्होंने क्या किया, फिजिक्स में आप जानते हो कोई भी एक्सपेरिमेंट या कोई भी काम करना होता है तो हम पहले एक छोटे से स्मॉल से पार्ट से उसके कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट, फिर उसी को हम इंटीग्रेट करके ब्रॉड पार्ट पे करते हैं, ठीक है, पूरे पार्ट की वजह से करते हैं। इन्होंने इसमें एक छोटा इस करंट को थोड़ा इधर उधर दिखाया जिससे हमें आसानी रहे आपको विजुलाइज करने में। इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, आई करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। इसमें इन्होंने एक छोटा सा लेंथ कट किया, ठीक है, ये छोटा सा लेंथ इन्होंने कट किया, क्या नाम दिया इसको, DL, ठीक है, छोटा सा लेंथ कट किया जिसका नाम इन्होंने क्या दिया, DL नाम दिया, ठीक है। कोई दिक्कत इतने में नहीं। इन्होंने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी ना, मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ध्यान से देखिएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड B होगा वो इसमें फ्लो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस वायर में जितना करंट फ्लो करेगा उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, और इसके लेंथ के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इन्होंने कहा कि इस एंगल के थीटा के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इस थीटा एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कोई समस्या इतने में नहीं, ये इतना इन्होंने मेंशन कर दिया कि जो इस वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो इसमें फ्लो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उसके थीटा एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इस पॉइंट और वायर के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। डन है। अब आप जानते हो सारे के सारे प्रोपोर्शनलिटी को अगर हमने एक साथ किया, ध्यान से देखिएगा, तो हम लिख क्या सकते हैं, B प्रोपोर्शनल टू I DL साइन थीटा अपन R स्क्वायर। सारे प्रोपोर्शनल को हमने एक साथ कर लिया, और आप जानते हो प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट लगाओगे, B इज इक्वल टू कांस्टेंट इन्होंने क्या लगाया, म्यू नॉट अपन 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट अपन 4 पाई क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ, I DL साइन थीटा अपन R स्क्वायर, ठीक है। ये बायो-सेवर्ट का फार्मूला था मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है, वेयर म्यू नॉट अपन 4 पाई इज कांस्टेंट, ठीक है, जिस एंड म्यू नॉट इज कॉल्ड, जैसे फर्स्ट चैप्टर में अपने परमिटिविटी पढ़ रखा था, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैसे ही इस चैप्टर में म्यू नॉट को बोलते हैं परमियाबिलिटी, ठीक है, क्या, परमियाबिलिटी, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। कोई दिक्कत नहीं, डन है, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट अपन 4 पाई इज इक्वल टू 10 की पावर -7, ठीक है, म्यू नॉट अपन 4 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 की पावर -7, डन है। ये वैल्यू आप याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में आपका यूज़ होगा, कोई समस्या नहीं। ये था हमारे पास बायो-सेवर्ट का लॉ। इसमें अगर हम थोड़ा चेंजिंग करना चाहें तो B इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, इसका वेक्टर फॉर्मेट अगर लिखना चाहें, म्यू नॉट अपन 4 पाई I DL, इसमें R से हमने गुणा कर दिया और R से हमने डिवाइड कर दिया, R क्यूब हो जाएगा साइन थीटा, कोई समस्या नहीं। DL और R के बीच का एंगल क्या है, DL इस लेंथ और इस R के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, तो हम इस साइन थीटा को अगर रिमूव करना चाहो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई I DL क्रॉस R, साइन थीटा रिमूव हो जाएगा अपन R क्यूब, कोई समस्या नहीं। ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्मेशन, डन है भैया, ठीक है। तो ये रहा हमारा बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एंड C। एप्सिलॉन नॉट हमारे पास फर्स्ट चैप्टर में था, कांस्टेंट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। इस चैप्टर में हमारे पास कांस्टेंट क्या है, म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। ये तीन की तीनों कांस्टेंट है, इनके बीच हमें रिलेशन निकालना है, कई बार पूछा भी जा चुका है आपके एग्जाम में, तो आप ध्यान से देखिएगा, हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फंडा है, एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या थी वहाँ पे हमारे पास 9 × 10 की पावर 9, ठीक है। यहाँ पर हमारे इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। यहाँ पर हमारे पास जो कांस्टेंट है म्यू नॉट अपन
4 पाई, इसकी वैल्यू कितनी है 10⁻⁻7, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। हमने 1/2 कर दिया। इस टॉपिक का नाम क्या है, रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एंड सी, ठीक है। इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो 1/2 हमने कर दिया, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपान म्यू नॉट अपान 4 पाई, 9 × 10⁻9 अपान 10⁻⁻7। ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁻7 ऊपर गया तो +7, 9 7 9 7 16 हो गया, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 3 × 10⁻8 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि सी की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, ठीक है। तो 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इज इक्वल टू सी का स्क्वायर, तो यहाँ से आप सी इज इक्वल टू लिख सकते हो 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और यही हमारा रिलेशन हो गया सी, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बीच का। डन है, कोई समस्या नहीं। अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर, ठीक है। हमारे पास वायर कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइट लेंथ का होना चाहिए, कोई समस्या नहीं। बायल-सेवर्ट ने निकाल दिया था। अब इन्होंने इस पॉइंट को थीटा को वेरी करवाया, और ठीक है, इसी को आगे हमने इनफाइनाइट लेंथ का कोई स्ट्रेट वायर लेना हमारे पास, ठीक है। यहाँ हमने स्ट्रेट लिखना भूल गया, जगह भी कम था, ठीक है। तो स्ट्रेट आप अपनी तरफ से मेंशन कर लीजिएगा। हमारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट वायर है, उस स्ट्रेट वायर की वजह से हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो आई थिंक मुझे इस चीज़ को रब करना पड़ेगा, वरना फिगर बनाना और सारी चीज़ें सॉल्व करना दिक्कत हो जाएंगी। इस चीज़ का भी स्नैपशॉट ले लो, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट वायर है, ठीक है। ये ऐसे कंटिन्यू चला गया, कोई समस्या नहीं। एक इनफाइनाइट लेंथ का हमने वायर ले रखा है, और यहाँ पर इसका हमने एक पॉइंट ले लिया O, ठीक है। यहाँ से मान लिया ये पॉइंट क्या है, P है, ठीक है। ये पॉइंट हमारे पास क्या है, P है, और इसका डिस्टेंस हमने लेट कर लिया कितना है, क्या, स्मॉल a, कोई समस्या नहीं। इस O से हमने L डिस्टेंस पर, ठीक है, L डिस्टेंस पर एक छोटा सा पॉइंट कट कर रखा, क्या, DL, कोई समस्या, क्योंकि हम छोटे से लेंथ पे बात करते हैं, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करके पूरे लेंथ की बात कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से ये इस छोटे से लेंथ से इसका जो डिस्टेंस है वो कितना मान लिया, स्मॉल r, ठीक है, कोई समस्या नहीं। इसका जो हमने दो एंड कट कर रखा है, एक एंड ये कट कर रखा है, एक एंड ये कट कर रखा है, इस लेंथ, इस वायर का, इस एंड से मान लिया इसको हमने मीट करवाया, और ये जो है वो और इस एंड को हमने मीट करवाया, ठीक है, कोई समस्या, क्यों भाई, नहीं। इसको हमने एंगल मान लिया φ1 है, और ये एंगल क्या है, φ2 है, डन है। ये तो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ठीक है। इस एंगल को हमने मान लिया क्या, थीटा, ठीक है, और ये एंगल हमने नाम दे दिया क्या, फाई, ठीक है, कोई समस्या नहीं। ये फिगर समझ में आया। हमारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर था, उस वायर की वजह से हमें पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। हमने क्या किया, उस इनफाइनाइट लेंथ वायर में से हमने छोटे छोटे पॉइंट कट कर रखे, एक का एंगल φ1 है, दूसरे का एंगल क्या है, φ2 है, और फिर उस φ1 φ2 वाले लेंथ में भी हमने एक छोटा सा लेंथ कट कर रखा L लेंथ पर हमने एक छोटी सी कट मारी DL, और उस DL की वजह से हम इस P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, और हम फिर φ1 से लेकर φ2 तक इंटीग्रेट कर देंगे, और सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकल आएगी, डन है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा कि कैसे हम फाइंड करेंगे इस चीज़ को, डन है। तो शुरू करते हैं। फ्रॉम बायो-सेवर्ट लॉ आप क्या जानते हो, फ्रॉम, पहले टॉपिक लिख दें यार, नहीं तो पता चले आपको पता ही नहीं चलने वाला है इसमें। तो मेरे पास टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट
लेंथ ऑफ स्ट्रेट वायर। ठीक है, फ्रॉम बायो-सेवर्ट लॉ आप जानते हो, फ्रॉम बायो-सेवर्ट लॉ, बायो-सेवर्ट लॉ से आप क्या जानते हो, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक है, ये अब आप बायो-सेवर्ट लॉ में पढ़ चुके हो। मान लिया इस वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, थोड़ा जूम इन कर लीजिएगा। ठीक है आई करंट तो हमारे पास गिवन है कि इस वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन हमारे पास जो वेरिएबल क्वांटिटी है ना वो डीएल वेरी कर रहा है। डीएल जैसे जैसे आप डीएल बढ़ाओगे ऐसे क्वांटिटी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती जाएगी। थीटा भी वेरी कर रहा है, सॉरी थीटा भी वेरी कर रहा है। थीटा यहाँ के लिए कुछ और होगा, यहाँ के लिए कुछ और होगा, यहाँ के लिए कुछ और होगा, ऊपर के लिए कुछ और होगा, तो थीटा भी वेरी कर रहा है। इसकी भी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आर भी वेरी कर रहा है, जैसे जैसे इस डिस्टेंस को बढ़ाओगे आर वेरी करता जाएगा। तो हमें इन सारी क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड करनी है और सबकी वैल्यू उठा करके हम इसमें बायो-सेवर्ट में रख देंगे, हमारे पास आंसर निकल आएगा। तो इसको हमने इक्वेशन स्टार मान लीजिए। ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम फिगर ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये फाई है, ये थीटा है। तो यहाँ से आप ले सकते हो, अगर ये 90 डिग्री अकेले हैं तो ये और ये मिला के 90 डिग्री होंगे 100%, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो आप फाई प्लस थीटा इज इक्वल टू ले सकते हो 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस फाई। हमने दोनों, चूँकि मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हमने दोनों तरफ साइन थीटा ले लिया। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस फाइव। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो यहाँ से आपके पास निकल के आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाइव। कोई टाइम समस्या नहीं। ठीक है, तो हमने इसको इक्वेशन 1 मान दिया। ठीक है, डन है भाई। यहाँ से cos फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos फाई। आप अपने इस इक्वेशन में देखिए cos फाई इसके लिए क्या हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेनस। इस cos फाई के लिए बेस क्या है a और हाइपोटेनस क्या है r। तो cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी a बाई आर। हमें निकालना क्या है r निकालना है, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a अपान cos फाई और 1 अपान cos थीटा को आप लिख सकते हो sec थीटा। तो क्या हो जाएगा a sec फाइव। इसको हमने इक्वेशन 2 नाम दिया क्योंकि आर भी निकाला है हमारे पास। अब हमें निकालना है वो डीएल निकालना है। ठीक है, डीएल निकालना है। तो डीएल हम कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा। डीएल निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए एल निकालना है। ठीक है, एक के टर्म में निकालना है। तो एल क्या है, एल क्या है भैया परपेंडिकुलर। फाई के लिए क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस। परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है टेन थीटा में। तो आप टेन थीटा निकाल लो, टेन थीटा नहीं फाई, टेन फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर मतलब एल अपान बेस किसमें ए। ठीक है, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। ठीक है, यहाँ से एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए टेन फाई। कोई समस्या नहीं। ध्यान से देखिएगा, हमें डीएल निकालना है ना कि एल निकालना है। तो हमने दोनों साइड क्या कर दिया फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू फाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा डी एल इज इक्वल टू ए टेन फाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर फाई और डी फाई, क्योंकि यहाँ का डी फाई हमने इधर ट्रांसफर कर दिया क्या होगा डी फाई। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 नाम दिया। आई थिंक हमारे पास जितने भी वेरिएबल क्वांटिटी थे डी एल साइन थीटा आर स्क्वायर ये तीन के तीनों के हमारे वैल्यू मिल गए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है इनको वैल्यू पुट करके और इंटीग्रेट कर देना कहाँ से फाई1 से लेकर के -फाई2 या -फाई1 से लेकर के फाई2 तक। चाहे आपकी इच्छा करे चाहे इसको माइनस ले लो चाहे इसको प्लस ले लो। ठीक है, चाहे इसको माइनस ले लो चाहे इसको माइनस ले लो, किसी एक को माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या कर दे रहे हैं डिवाइड कर दे रहे हैं दो पार्ट में। ठीक है, तो अगर नीचे वाले को आप माइनस लेते हो तो अपर वाले को क्या कर लोगे पॉजिटिव ले लोगे। तो आप नीचे वाले को ही माइनस लो, माइनस से स्टार्टिंग करो प्लस की तरफ जाओ। ठीक है, तो ये हमारे पास पुटिंग ऑल वैल्यू इन स्टार, पुटिंग ऑल वैल्यू इन स्टार क्या मिल जाएगा हमारे पास b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल की वैल्यू कितनी है भैया a सेक स्क्वायर फाई
डी फाई, साइन थीटा की वैल्यू क्या है कॉस फाई अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है आर स्क्वायर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। डन है। ये सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कैंसिल हो गया, कोई समस्या नहीं। हमारे पास बचा क्या b की वैल्यू b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई आई ए कॉस फाई डी फाई अपन, अरे एक ये तो ये भी कैंसिल हो जा रहा है, एक ए से एक भी कैंसिल, तो आई की वैल्यू सिर्फ इतना ही रह जाएगी। ठीक है, आई कॉस फाई डी फाई अपन ए, ये बी की वैल्यू हमारे पास निकल के आई। अभी ये किसकी वजह से निकल के आया है, स्मॉल लेंथ डीएल की वजह से। हमें निकालना कितना है इनफाइनाइट लेंथ की वजह से। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, फिगर को मिटाएं। हमें कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, -φ1 से लेकर के φ2 तक इंटीग्रेट करना है। डन है, तो हमने फिगर को मिटाया क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। ध्यान रखना कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, -φ1 से लेकर के φ2 तक इंटीग्रेट करना है। ठीक है, -φ1 to φ2। ठीक है, तो हमने इसको इंटीग्रेट किया। ये हमारे पास डी बी, आप इस चीज़ को बी ना लिख करके डी बी लिखो। ठीक है, क्योंकि हम छोटे से लेंथ की वजह से निकाल रहे हैं तो हम छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पाएंगे। तो इसको इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन विद लिमिट कहाँ से -φ1 to φ2, -φ1 से लेकर के कहाँ तक to φ2 तक। ठीक है, तो हमने इस dB का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू -φ1 से लेकर के φ2 तक। dB का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, b हो जाएगा -φ1 से लेकर के φ2। क्या था हमारे पास क्वांटिटी, म्यू नॉट अपन 4 पाई। क्या मैं भी उल्टा सीधा लिख रहा हूँ, टाइम ज़्यादा हो गया ना दिमाग काम करना बंद कर देता है। म्यू नॉट अपन 4 पाई आई कॉस फाई अपान ए डी फाई। कोई समस्या भैया इतना में नहीं, एक बार चेक कर लीजिएगा क्वांटिटी छोटी ना हो वरना मैटर गड़बड़ हो जाएगा। तो आप उतना तो ध्यान दे ही सकते हो। ठीक है, b इज इक्वल टू जो कांस्टेंट टर्म है उनको हम बाहर करते हैं। म्यू नॉट अपन 4 पाई कांस्टेंट है। ठीक है, आई भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है। वेरिएबल कौन है, फाई वेरिएबल है, बाकी सारे के सारे कांस्टेंट हैं जिनको हमने ऐसे रखा -φ1 से लेकर के φ2 कॉस फाई डी फाई। कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन फाई। ठीक है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए साइन फाई, और लिमिट लग जाएगी -φ1 से लेकर के φ2 तक। इसको आप क्या लिख सकते हो, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए साइन φ2 माइनस साइन φ1, और साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस साइन थीटा हो जाएगी, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन φ1। ठीक है, और यही हमारा वैल्यू निकल के आता है क्या, इनफाइनाइट लेंथ की वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, तो एक हमारे पास बचा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप। आज थोड़ा तबीयत ना सही होने की वजह से इतना ही रखते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, एक बार स्नैपशॉट ले लो, एंजॉय कीजिएगा फिजिक्स को। ठीक है, बोरियत की तरह ना लीजिएगा, मस्त होके पढ़िए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप फिजिक्स को एंजॉय करो। थैंक यू।